ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्ति विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है रेडियो काउंसलिंग श्रृंखला। दोस्तों, आज हम BA प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए इतिहास विषय पर आधारित कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। इसके लिए हमारे स्टूडियो में पधारे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर BK श्रीवास्तव और डॉक्टर शैलेंद्र प्रधान। ये जानकारी दे रहे हैं BA प्रथम वर्ष के इतिहास की इकाई 1 और इकाई 2 प्राचीन और सल्तनत कालीन इतिहास के बारे में। इनसे बातचीत कर रहे हैं संजय श्रीवास्तव। कार्यक्रम निर्देशक हैं अमर बहादुर यादव। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम प्राचीन और सल्तनत कालीन इतिहास। आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। स्वीकार करें संजय श्रीवास्तव का नमस्कार। तो सबसे पहले प्रोफेसर श्रीवास्तव और प्रोफेसर प्रधान, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आज का विषय हमने चुना है प्राचीन एवं सल्तनतकालीन इतिहास, जो कि BA प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। तो सबसे पहले श्रीवास्तव जी, आप ही बताएं कि इतिहास जो विषय है उसे जानना जरूरी क्यों है और उसका महत्व क्या है। इतिहास विषय बहुत पुराना विषय है। यह समाजशास्त्र फैकल्टी के अंतर्गत आता है। इतिहास का उद्गम जो है वो ग्रीक से है। हेरोडोटस ने जो हिस्ट्रिया लिखा था उसके आधार पर इसका इतिहास नाम पड़ा है। इतिहास हमारे लिए अनेक प्रकार की शिक्षाएं देता है, हमारे लिए वार्निंग भी देता है कि हमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले समय में ऐसा किया गया, उसकी ये दुष्परिणाम निकले। ऐसा ना करने से इसमें ये सफलता मिलेगी। इसके अलावा इतिहास हमारे लिए भविष्य के लिए पथ प्रदर्शक है। इतिहास के अंतर्गत हम भूगोल का भी अध्ययन करते हैं, समाजशास्त्र का भी अध्ययन करते हैं, राजनीति शास्त्र का भी अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र का भी अध्ययन करते हैं। तो एक प्रकार से इतिहास का समुचित ज्ञान कर लेने के बाद छात्र या व्यक्ति के लिए समाजशास्त्र या सामाजिक विज्ञान के जितने भी विषय हैं उनका काफ़ी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अच्छा, प्रोफेसर शैल, आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे, यानी इतिहास का महत्व आपकी नज़र में क्या है? इतिहास के बिना किसी भी देश की संस्कृति को जानना असंभव है। किसी भी देश को जानने के लिए उसके इतिहास को जानना आवश्यक है। हमारा देश बहुत प्राचीन देश है और इसका इतिहास विश्व के 2-3 प्राचीनतम देशों में से एक है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इतिहास को जानना। अच्छा श्रीवास्तव जी, जब भी इतिहास की बात चलती है तो जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो इस पशुपेश की स्थिति में रहते हैं कि इतिहास तो काफ़ी विस्तृत एक विषय है, तो उसकी तैयारी किस तरह से करें, ये थोड़ा सा उनको कुछ आप टिप्स अगर बताएं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कहा भी जाता है हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो और सुबह को सफा। परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों जी। वास्तविकता ये है कि इतिहास की जो विभिन्न घटनाएं हैं निश्चित ही एक दूसरे से उनका आपसी संबंध है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक राजवंश के जो पतन के कारण हैं ऑलमोस्ट मिलते जुलते दूसरे राजवंश के भी होते हैं। एक युद्ध के जो कारण हैं वो मिलते जुलते दूसरे के भी होते हैं। यदि छात्र तुलनात्मक विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करें तो निश्चित ही ये स्थिति नहीं आएगी कि इतिहास को वो रट रहे हैं या उसको उसके संबंध में कहते हैं कि हमने पढ़ा था परंतु भूल रहे हैं। मैडम शैल, आप कुछ कहेंगे? हाँ, आज के समय में सांस्कृतिक इतिहास पढ़ा जा रहा है और उसमें जो लोग डरते हैं डेट से, तिथियों से, ऐसी कोई सांस्कृतिक इतिहास में ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम अपने देश का केवल राजनीतिक इतिहास नहीं पढ़ते, उसको पूरी तरह जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए इतिहास को बहुत रुचि के साथ पढ़ा जाता है और आजकल पुरानी जो थ्योरी थी वो फेल हो गई है कि इतिहास लोग पसंद नहीं करते। बहुत बड़ी संख्या में लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि प्राचीन भारतीय इतिहास आज का विषय हमने लिया है, तो इसे जानने के पीछे भी कुछ प्रमुख साधनों की आवश्यकता होती है। निश्चित ही होती है। यदि आज हम 10 साल पुरानी किसी घटना के संबंध में अध्ययन करना चाहते हैं तो हम उस समय के समाचार पत्र या उस समय की गवर्नमेंट फाइल्स या अन्य जो उस समय लोग मौजूद थे उनसे इंटरव्यू लेकर जानकारी प्राप्त करते हैं। तो निश्चित ही
इतिहास का जहाँ तक संबंध है, ये तो 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी में एक विकसित विषय के रूप में उभर कर आया है। तो 18वीं या 19वीं शताब्दी से जब इतिहास लिखा जाने लगा तो निश्चित है कि यदि प्राचीन काल का या मध्यकाल का इतिहास जानना है तो उसके कुछ साधनों को खोजा जाएगा, जिसके आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं को तैयार किया जाएगा, उनकी प्रामाणिकता जांची जाएगी और तब कहीं इतिहास बनता है। तो साधनों का बहुत महत्व है इसमें। तो किस तरह के साधनों का इस्तेमाल अपन इसमें करते हैं? मैं बताना चाहूँगी, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए हमको आवश्यकता इसकी इसलिए पड़ती है कि बहुत प्राचीन काल में हमको कोई लिखित सामग्री भारत में नहीं मिलती। हम ये देखेंगे कि बाद में जाके और अंग्रेज़ों के समय जो लिखा गया उसको आज पढ़ा जा रहा है। वास्तविकता ये नहीं है, जैसा कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास नहीं लिखते थे या इतिहास लिखना नहीं जानते थे। बात यह नहीं है, ये ज़रूर है कि उस समय कुछ विशेष व्यक्तियों के बारे में लिखा जाता था, उनके बारे में हमको पूरी जानकारी मिलती है, परंतु जनसाधारण के बारे में हमको नहीं लिखा जाता था, इसलिए उनके बारे में तुलनात्मक जानकारी कम मिलती है हमको। तो इसलिए इतिहास को जानने के लिए कुछ साधनों के उपयोग से हम अच्छा और सही इतिहास बना सकते हैं। उसके लिए इतिहास जानने के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। पूरा का पूरा एक विभाग इस दिशा में काम करता है, पुरातत्व विभाग, जिसके प्रयास रहते हैं कि ओरिजिनल साधन ढूंढे जाएं और उनसे सही चीज सामने लाई जाए। कई इसकी शाखाएं हैं। इतिहास जानने के लिए हम 2-3 प्रमुख साधनों का प्रयोग करते हैं। उसमें से एक, जैसे मैंने अभी कहा, पुरातत्व है। पुरातत्व की भी कई ब्रांचेस हैं कि जैसे सिक्कों का हम अध्ययन करते हैं, अभिलेखों का अध्ययन करते हैं और उससे हमको तत्कालीन सारी सामग्री हमारे सामने आ जाती है जो वास्तविक है। जो कुछ हमको खुदाई में मिलता है वो झूठ नहीं कहता, इसलिए पुरातत्व हमको मदद करता है इतिहास बनाने में, इतिहास जानने में और समझने में। इसी तरह से पुराने जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, साहित्यिक जो सोर्सेज हैं वो भी हमारी मदद करते हैं इतिहास बनाने में। और इसके अलावा 3 साधनों की आपने बात की थी। एक, विदेशी यात्रियों के विवरण, वो बड़े महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें प्राचीन समय से लोग आकर्षित होते रहे और समय समय पर वो भले ही आक्रामक बन के आए, धर्म से प्रभावित होके आए, हमारे यहाँ की संपत्ति से प्रभावित होके आए, पर भारत में आते रहे। और जब वो यहाँ आए तब उन्होंने भारत को जो देखा उसके बारे में बहुत कुछ लिखा, और जो कुछ उन्होंने लिखा वो आज हमारे सामने है। और उसका विश्लेषण करके वैसा का वैसा हम उनको नहीं ले सकते, क्योंकि निश्चित रूप से वो विदेशियों का विवरण है, परंतु वास्तविकता उसमें जोड़ के देख के हम उससे अपना इतिहास बनाते हैं। श्रीवास्तव जी, जैसे कि शैल जी ने बोला 3 साधनों के बारे में, तो इनके जरिए और किस प्रकार की जानकारी हासिल की जा सकती है? हाँ, मेरा प्रधान ने बिल्कुल ठीक बतलाया। ये जो साधन हैं ये प्रमुख हैं, साहित्यिक है, पुरातात्विक हैं और विदेशी यात्रियों का विवरण है। वैसे विदेशी यात्रियों का जो विवरण है वो साहित्यिक में भी आ जाता है, इसलिए 2 प्रमुख हैं, एक लिटरेरी सोर्सेस यानी साहित्यिक और दूसरा है पुरातात्विक। साहित्यिक में ऐतिहासिक कुछ ग्रंथ हैं, कुछ शुद्ध साहित्य है, कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं और उसमें विदेशी यात्रियों का विवरण भी है। पुरातात्विक, जैसा मैडम ने बताया, बिल्कुल ठीक बतलाया, परंतु यहाँ एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी एक स्रोत के आधार पर हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर हम अपने पड़ोस में एक मकान बनवा रहे हैं, नींव खोद रहे हैं और वहाँ पर ईरान का सिक्का मिल जाता है। अब सिक्का मिल गया तो उसके कई अर्थ हो सकते हैं कि यहाँ क्या ईरान का अधिकार था, शासन था, या ईरान के व्यापारी यहाँ पर आए, या हमारे देश के व्यापारी उस देश में गए, ये सिक्का कैसे आया। एक क्लू मिल जाने के बाद जो अन्य साधन है उसमें भी यदि उसकी प्रामाणिकता, उसकी कुछ जानकारी मिलती है, तभी हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये तथ्य सही है। ये सभी जितने स्रोत हैं वो सब सम्मिलित होकर मिलकर एक तथ्य को प्रमाणित करते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि जो तीनों साधन हैं इतिहास जानने के, वो एक दूसरे से पूरी तरह संबंधित हैं, एक के बिना दूसरा पूरा नहीं हो सकता। अच्छा, जब इतिहास की हम बात करते हैं, प्राचीन इतिहास की बात करते हैं, तो सिंधु और हड़प्पा सभ्यता से हम ये शुरुआत करते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? अब सिंधु सभ्यता की जो नगर योजना वगैरह थी, सिंधु सभ्यता को मिले हुए बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, हमको 1920-22 में ही इस सभ्यता की खोज हुई और उसके बाद ये सभ्यता हमारे सामने आई और हमको पता पड़ा कि वैदिक काल से पहले भी भारत कितना उन्नत था और कितनी अच्छी स्थिति में था। इसकी कई बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। यहाँ से हमको सब कुछ वो मिला है, पूरे के पूरे घर दबे हुए मिले हैं, इसलिए पूरी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति सब कुछ पता चल जाती है। इसमें महत्वपूर्ण जो सबसे बात है वो है यहाँ की नगर योजना, क्योंकि यहाँ के जो घर बने हैं वो इतने ज़्यादा एडवांस हैं कि आज भी भारत के कुछ स्थानों पर आपको इतने अच्छे विकसित मकान देखने के लिए नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छी तरह यहाँ की ईंटें बनाई जाती थी, बहुत अच्छी तरह से मकान बनाए जाते थे, नालियाँ बनाई जाती थी। इन नालियों को पूरी तरह ढकी हुई रहती थी। आज भी हम देखेंगे कि भारत में कई जगह हमको ढकी हुई नालियाँ नहीं मिलती, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में ईसा से कई हजार वर्ष पूर्व हमको
पूरी ढकी हुई हमको नालियाँ मिलती हैं। तो इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता बहुत अधिक विकसित सभ्यता थी। वहाँ पे ऐसी स्केल मिलते हैं हमको, नाप मिलता है हमको, तो जो भी एडवांस चीजें हो सकती हैं वो सब की सब हमको सिंधु घाटी सभ्यता में यथावत मिल गई हैं, जमीन के अंदर दबी हुई। इससे ये पता चलता है कि भारत में प्राचीन समय में भी कितनी अधिक प्रगति हो चुकी थी। जो यूरोपीय देश हैं, जो आज अपने आप को बहुत विकसित मानते हैं, उन सब में जब कल्पना भी नहीं की गई थी इन सब चीजों की, तब हमारे देश में सिंधु घाटी सभ्यता से प्रमाणित होता है कि बहुत अधिक विकसित सभ्यता भारत में थी। हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु जो सभ्यता थी, उसके और कौन कौन से पहलू प्रमुख रूप से उभर के सामने आते हैं? हाँ, मैडम प्रधान ने बिल्कुल ठीक बतलाया। इस संबंध में एक खास चीज ये है कि सिंधु घाटी की सभ्यता, ये इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जो प्रारंभिक खुदाई हुई वो सिंधु घाटी के किनारे हुई, परंतु आज इसके अवशेष सिंधु घाटी से दूर भी मिल रहे हैं। अच्छा, इसलिए एकदम ये कहना कि सिंधु घाटी की सभ्यता, इसलिए कि जो नया नाम अभी आपने उपयोग किया, हड़प्पन कल्चर, हड़प्पा की संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता, तो वो इसलिए कि सबसे पहले हड़प्पा में खोज की गई, इसलिए उसका नाम हड़प्पा पड़ा। परंतु मोटे तौर पर जो उसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, इसके प्रमुख अवशेष सिंधु घाटी में मिले हैं, इसलिए वो नाम ठीक है। परंतु ये जानकारी आवश्यक है कि सिंधु घाटी के अलावा भी इसके अवशेष मिले हैं। ये उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी उज्जैन के पास कायथा वगैरह में एक्सहिबिशन जो हुआ है, वहाँ पे सिंधु घाटी के अवशेष हमको मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पर अभी मिलते जा रहे हैं। हाँ, लगभग 306 स्थानों पे आज तक हमको इस सभ्यता के अवशेष मिल चुके हैं। जैसा आप जानते हैं कि हड़प्पा तो अब नहीं है हमारे देश में, परंतु उसके अलावा भी बहुत सारे स्थानों पर हमको सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष आज भी मिल रहे हैं। तो श्रीवास्तव जी, ये तो हमने बात की अभी सिंधु सभ्यता की, नगर योजना की बात की, तो उस समय के जो लोग थे, उस सभ्यता के जो लोग थे, तो उनका जीवन किस प्रकार का था, चाहे वो सामाजिक जीवन हो या धार्मिक जीवन हो? जैसा कि अभी नगर योजना की बात कही गई, यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। अच्छा, इसके अलावा यह एक उद्योग प्रधान औद्योगिक सभ्यता थी। तो इससे निश्चित ये कहा जा सकता है कि लोगों का जीवन संपन्नतापूर्ण था। सामाजिक दशा के संबंध में जैसा कि है, एक खास चीज ये है कि उस समय मातृसत्तात्मक परिवार हुआ करते थे। पुरुषों के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान था, परंतु मातृसत्तात्मक ये कि स्त्री का विशेष सम्मान था, विशेष स्थान था। इसके अलावा उनके मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। उनका रहन सहन, खान पान तो वही चीज़ है, आज गेहूँ, चावल, जौ वगैरह जिसका हम उपयोग करते हैं, इसका उपयोग उस समय भी करते थे। आज जैसा कि हम वेज या नॉन वेज, शाकाहारी या मांसाहारी खाना खाते हैं, ये खाना उस समय के लोग भी खाते थे। और मैडम, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? हाँ, जैसा कि सर ने अभी बताया कि वहाँ परिवार जो हुआ करते थे वो मातृसत्तात्मक हुआ करते थे। उसके हमको कई प्रमाण मिलते हैं, जैसे कि धार्मिक स्थिति से अपन को पता चलता है कि वहाँ प्रमुख रूप से एक परम पुरुष और एक परम नारी, दो की उपासना की जाती थी। और जिसे हम परम नारी कहेंगे, बाद में देवी के किसी भी रूप में उसकी पूजा जो की गई है, वो मातृसत्तात्मक परिवार की हमको बहुत सारे उदाहरण यहाँ मिलेंगे। जितनी भी हमको वहाँ महिला मूर्तियाँ मिली हैं, उसमें या तो वो शिशु को गोद में लिए हुए हैं या इस प्रकार की मूर्तियाँ हमको जो मिली हैं, उससे ये पता चलता है कि धार्मिक स्थिति जो वहाँ की थी वो बहुत सिंपल थी। और इस प्रकार से प्रमुख रूप से वो दो व्यक्तियों की ही पूजा करते थे, एक परम पुरुष और एक परम नारी। अब उसकी अलग अलग इतिहासकारों ने व्याख्या की है। जैसे परम पुरुष को योगीश्वर से जोड़ा गया है, बाद में पशुपतिनाथ के रूप में, शिव के रूप में उपासना करते थे, ऐसी धारणा है इतिहासकारों की। क्योंकि वहाँ जो हमको मूर्तियाँ मिली हैं, उसमें ऐसे हमको योग मुद्रा में पुरुष की मूर्ति मिलती है, जिनके आसपास कई पशु पक्षी बने हुए हैं। इसके अलावा वो वृक्षों की पूजा करते थे, हमको प्रमाण इसके कई मिले हैं। और उसमें भी पीपल के वृक्ष का बहुत महत्व था, पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती थी। एक विशेष चीज़ जो वो पूजा में उपयोग में करते थे, वो था एक कुबड़दार बैल, उसकी वो उपासना करते थे। उसकी क्या विशेषता थी? उसका जो कुबड़ होता था वो बहुत ऊंचा होता था, तो लोग आज उसको नंदी से उसकी तुलना करते हैं। जिस तरह से योगीश्वर कहते हैं वो कि पशुपतिनाथ का संबंध है, तो वो जोड़ने की कोशिश की जाती है कि शायद शैव मत से प्रभावित रहे होंगे वहाँ के व्यक्ति। इसी प्रकार हमको वहाँ कई प्रतीकात्मक चिन्ह भी मिलते हैं, जैसे स्वास्तिक वगैरह के चिन्ह आज भी प्रचलित हैं। वो हमको सिंधु घाटी सभ्यता में कई जगह ऐसे चिन्ह दिखाई देते हैं। और वृक्ष पूजा करते थे, जल पूजा करते थे। हमको जो वहाँ स्नानागार मिला है, ऐसा लगता है कि शायद वो जल पूजा करते होंगे, पुजारी वर्ग वहाँ रहता होगा। तो इस प्रकार धार्मिक स्थिति उनकी बहुत साधारण और प्रभावशाली। तो आज के युग को अगर देखें और तब के युग को देखें, तो उसमें कितना फर्क नजर आता है? थोड़ा सा अंतर तो हमको मिलेगा कि आज पितृसत्तात्मक परिवार हमको देखने के लिए मिलते हैं भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता में ही हमको मातृसत्तात्मक परिवार दिखाई देते हैं। और उसके अलावा जैसा सर ने बताया कि औद्योगिक नगरी हुआ मिलती है हमको वहाँ। बाद में आप जाके देखेंगे कि कृषि प्रधान भारत होता गया, जो आज तक है। उस समय अपन देखेंगे कि बड़ी बड़ी हमको कई इंडस्ट्रीज के हमको खुदाई में प्रमाण मिले हैं।
जैसे वहाँ हर प्रकार के मोती बनाने का प्रचलन था। जी। उसके बाद मिट्टी का काम तो इतना अधिक और इतना सुंदर किया जाता था कि आज भी इतिहासकारों को ये पता लगाने में तकलीफ होती है कि वो मिट्टी की बनी हुई चीज़ें, ऐसा लगता है किसी धातु की बनी हुई चीज़ें हैं। तो इस प्रकार जो व्यवसाय था वो बहुत अधिक विकसित था। कृषि भी होती थी परंतु व्यवसाय को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया जाता। तो श्रीवास्तव जी, ये तो हमने बात की सिंधु सभ्यता की, उसके जीवन की, सामाजिक और धार्मिक जीवन की। उसके बाद एक और सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता के बारे में भी चर्चा की जाती है, तो उस बारे में कुछ बताएं। सिंधु घाटी की सभ्यता की जब खोज की गई उसके पहले ये माना जाता था कि वैदिक सभ्यता प्राचीनतम है, परंतु सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई के बाद ये प्रमाणित हो गया कि वैदिक सभ्यता के पहले सिंधु घाटी की सभ्यता थी। और जैसा कि मैडम ने अभी बतलाया कि वैदिक सभ्यता कृषि प्रधान थी, सिंधु घाटी की सभ्यता औद्योगिक प्रधान थी। तो वैदिक सभ्यता जो है, जो इसका नाम इसलिए भी पड़ा खास करके कि जो हमारे वेद हैं वो इसी समय में लिखे गए। इस सभ्यता को दो भागों में बांटा जाता है। एक ऋग्वैदिक काल कहलाता है क्योंकि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद की रचना पहले की गई इसलिए उसका जो समय है उसको पूर्व वैदिक काल, और बाकी जो 3 वेद हैं उनकी रचना बाद में की गई तो उसका जो समय है उसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। स्वाभाविक है कि उत्तर वैदिक काल बाद का है तो हर क्षेत्र में तुलनात्मक प्रगति दिखाई देती है पूर्व वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो। ये भी निश्चित है कि जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता प्रजातांत्रिक थी, वैदिक सभ्यता राजतंत्रात्मक रही। तो इस वैदिक युग से आगे के समय में हमको राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का विकास देखने को मिलता है, सामाजिक विकास भी देखने को मिलता है, परंतु साथ साथ विकास के साथ साथ जो सामाजिक बुराइयां हैं, वर्ण व्यवस्था या वर्ण के आधार पर जाति प्रथा कहें अपन, वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म पर आधारित थी प्रारंभ में, बाद में वो जन्म पर आधारित हुई। जैसे पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से कर्म पर आधारित थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में ये कर्म के साथ साथ आनुवंशिक भी होती चली गई। तो उसकी सामाजिक स्थिति उस समय कैसी थी वैदिक सभ्यता की? वैदिक सभ्यता में सामाजिक क्षेत्र में यदि अपन महिलाओं की स्थिति देखें तो पूर्व वैदिक काल में अच्छी स्थिति थी। उत्तर वैदिक काल और आगे के समय में धीमे धीमे उसमें परिवर्तन आता गया और जो बाद में सामाजिक बुराइयाँ से संबंधित विकसित हुई वो उत्तर वैदिक काल के बाद से प्रारंभ हो गई। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी इस समय, और शासन व्यवस्था का प्रभाव सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक दशा पर पड़ता है। क्योंकि इस समय कृषि प्रमुख उद्योग धंधा था, इसलिए अधिकतर लोग कृषि कार्य में लगे रहते थे। आर्थिक स्थिति अच्छी थी उनकी। मनोरंजन के साधनों में शिकार खेलना, शतरंज खेलना या उस तरह के अन्य साधन हुआ करते थे उनके। खान पान वही जैसा कि सिंधु घाटी की सभ्यता में था। यहाँ पर भी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन यानी शाकाहारी और मांसाहारी। इसके अलावा इस समय अपन देखते हैं कि पुरुष प्रधान समाज बन गया था। अच्छा, जो सिंधु घाटी की सभ्यता में स्त्री प्रधान समाज था, यानी मातृ सत्तात्मक था, अब वो पितृ सत्तात्मक हो गया। अच्छा, मैडम शैल कुछ कहेंगे इस बारे में? जी, वैदिक काल में जैसा सर ने सभी कुछ बता दिया है कि क्या मुख्य परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर दिखाई देता है। थोड़ा सा इसी में धार्मिक स्थिति में भी आपको दिखाई देगा अंतर। ये जो वैदिक सभ्यता के समय की स्थिति थी, ये केवल प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति से तात्पर्य ये था कि ऐसा कहा जाता है कि या तो वो जिस चीज़ से डर जाते थे उसकी उपासना करते थे, या जिससे प्रभावित होते थे, उनका जीवन जिससे चलता था उसकी पूजा करते थे। जो जीवन पर ज्यादा असर डालता था, जी, जिनसे उनका जीवन ही चलता था, जैसे सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, इस प्रकार से वो जिनसे प्रभावित होते थे उनकी उपासना करते। धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा, उसके बाद डरेंगे वो या बादल से, गड़गड़ाहट से, तो वो सबकी उपासना प्रारंभ कर दी। अच्छा, जो स्थिति थी धार्मिक वो ये थी कि किसी पुजारी की इनको आवश्यकता नहीं होती थी, स्वयं ही ये किया करते थे उपासना घर में ही। हाँ, जैसे सर ने बताया कि कर्म प्रधान था समाज, वर्ण व्यवस्था थी, चारों वर्णों का धीरे धीरे उदय हो रहा है ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में बहुत स्पष्ट चारों वर्ण हमको दिखाई देने लगेंगे। तो जो वर्ण व्यवस्था थी ये कर्म पर आधारित थी। अर्थ ये हुआ कि एक ही परिवार में अलग अलग वर्ण के लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि उनका संबंध केवल कर्म से है। ये जो व्यवस्था की गई थी ऋषि मुनियों ने केवल डिवीजन ऑफ लेबर के लिए की थी, श्रम के विभाजन के लिए। इसका अर्थ था कि जिस व्यक्ति को जो काम पसंद है वो अपनी इच्छा से उसका चयन कर सकता है। ना कोई काम बड़ा होता है, ना कोई काम छोटा होता है, इसीलिए अपनी इच्छा से लोग इस प्रकार का विभाजन करते थे। धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल के बाद आप देखेंगे कि ब्राह्मणों की स्थिति ज़्यादा शक्तिशाली वो होते चले गए, और वहाँ से आप देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था जो है वो प्रभावित हुई और वर्ण कर्म पर न रहकर जन्म पर होने लगी।
तो ये तो हमने बात की अभी सिंधु सभ्यता की, वैदिक सभ्यता की, और जब प्राचीन इतिहास की बात निकलती है तो उसमें दो नाम और प्रमुख रूप से सामने आते हैं, सिकंदर और अशोक। तो शुरुआत हम सिकंदर से ही करते हैं। श्रीवास्तव जी, आप कुछ प्रकाश डालें। विश्व के जो प्रमुख विजेता हैं उनमें सिकंदर का भी नाम एक महत्वपूर्ण है। सिकंदर को एक महान शासक भी विजेता कहा जाता है। उसने भारत पर आक्रमण किया और ये आप सभी जानते हैं। सिकंदर के संबंध में सिकंदर का मतलब ही होता है महान। ये कहा जाता है कि बड़ी सिकंदर किस्मत का है। तो उसके आधार पर एक महत्वाकांक्षी था वो, और उसने भारत पर जो आक्रमण किया, और आप सभी जानते हैं कि उसका पौरस के साथ में लड़ाई हुई। बहुत लंबा इतिहास है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब पौरस को सिकंदर ने बंदी बना लिया तो पौरस से उसने पूछा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो उसने एक बहुत अच्छी बात कही, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ में व्यवहार करता है। सिकंदर इससे बड़ा प्रभावित हुआ, और ख़ास चीज़ इसमें ये है कि सिकंदर वापस चला गया, परंतु सिकंदर के आक्रमण के महत्वपूर्ण प्रभाव भारत पर। और इतिहास में ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, कोई भी युद्ध है, घटना है, आक्रमण है, या तो उसके कारणों का महत्व होता है या प्रभाव का। कारणों का इसलिए कि यदि हम उन कारणों को ध्यान से देखें तो प्रयास कर सकते हैं कि भविष्य में उन कारणों को ना दोहराया जाए, जो गलतियां की हैं उनको रोका जाए। और प्रभाव इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं कि उन प्रभावों से जनता प्रभावित होती है, समाज प्रभावित होता है, देश प्रभावित होता है। तो इसके प्रभाव काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो कौन कौन से प्रभाव इनके पड़े सिकंदर ने जो आक्रमण किया था भारत पर? एक तो हमारे लिए सिकंदर का आक्रमण इसलिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि जैसा आपने देखा कि शुरू में ही हमको इतिहास जानने के साधनों की आवश्यकता पड़ी, और हमको अभी तक कोई भी निश्चित तिथि नहीं मिली है। सिकंदर का आक्रमण पहली ऐसी निश्चित तिथि है जो भारतीय इतिहास को मिलती है, 326 ईसा पूर्व। तो ये भारत के लिए बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। 326 ईसा पूर्व जब सिकंदर का आक्रमण हुआ, तब से हमको थोड़ा स्पष्ट तिथि क्रम भारत का दिखाई देने लगता है। उससे पहले की जो व्यवस्था थी, तिथियां हैं वो हम हजारों की संख्या में लेते हैं, जैसे 2500 से 3000 साल ईसा पूर्व, यानी 1000 साल की हम मार्जिन रखते हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि काफी स्पष्ट होती जाएगी। बहुत बिल्कुल तो नहीं मिलेगी, परंतु फिर भी 326 ईसा पूर्व हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि देखा जाए तो प्राचीन भारत की ये पहली तिथि है जो हमको बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है बिना विवाद के। बाकी और भी बाद में दिखाई देंगी तो उन पर इतना अधिक विवाद है कि बहुत स्पष्ट हम नहीं कह सकते। तो एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात सिकंदर के आक्रमण की है। दूसरा प्रभाव की बात, तो जैसा सर ने कहा कि किसी भी आक्रमण का प्रभाव पड़ता ही है। ये जरूर है कि इस मामले में इतिहासकारों के दो ओपिनियन हैं। कुछ का कहना है कि सिकंदर बहुत कम समय भारत में रहा और वापस चला गया, तो जितने समय वो भारत में रहा उतनी समय भारत आतंकित रहा, डरता रहा। परंतु क्योंकि वो बहुत लंबे समय भारत में रहा ही नहीं, तो उसके जाने के बाद कोई विशेष प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा उसका। परंतु फिर भी कुछ चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए, उन्होंने भी हमसे सीखी और हमने भी उनसे सीखी। चिकित्सा पद्धति जैसे लीजिए, आज भी यूनानी चिकित्सा पद्धति को मान्यता भारत में मिली हुई है, और इसी प्रकार आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति उन्होंने हमसे सीखी। इसी तरह से वहाँ जो सिकंदर के साथ सब लेखक और जो भी आते थे चिकित्सक, वो भारत में घूमते रहते थे जब युद्ध चलता था, और उस समय यहाँ की योग विद्या से, यहाँ की चिकित्सा से, यहाँ की चीज़ों से इतना अधिक वो प्रभावित हुए कि वो भी हमसे बहुत कुछ सीख के गए हैं, और हमने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है। चिकित्सा प्रणाली सीखी है, सिक्के बनाने सीखे हैं, और भी। तो इसलिए यूनान और भारत दोनों को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने को मिला है। यानी सिकंदर का जो आक्रमण था उसका भारत पर जो प्रभाव पड़ा, उसे प्रमुख रूप से किन बिंदुओं में अपन समेट सकते हैं? में मुख्य रूप से तो जैसा मैंने कहा चिकित्सा पद्धति आप कर सकते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो फायदा हुआ भारत को, वो ये फायदा या नुकसान दोनों ही आप उसको कह सकते हैं कि एक मार्ग बन गया। सिकंदर बड़े कष्टों से भारत में आया था, क्योंकि सब उबड़ खाबड़ मार्गों से इतनी बड़ी सेना को जब वो लेकर आया तो एक रास्ता बन गया, और उस रास्ते का उपयोग व्यापारियों ने भी किया और बाद में जो आक्रामक हुए उन्होंने भी किया। तो इस चीज़ को आप लाभ और हानि दोनों में ले सकते हैं कि व्यापार में बहुत उन्नति हुई इसके बाद सिकंदर के आक्रमण, क्योंकि जो रास्ता बन गया उससे व्यापारियों का आना जाना प्रारंभ हुआ। तो ये कई चीज़ें हैं जो वहाँ। मैडम प्रधान ने बिल्कुल ठीक बतलाया। इस संबंध में एक खास और महत्वपूर्ण पहलू है, वो ये कि पहली बार भारत ने ये महसूस किया कि हमारी पराजय का कारण है हमारी आपसी फूट, और यहाँ से इस फूट का इतिहास, राजनीतिक विखंडता का इतिहास शुरू होता है। और एक चीज़ और मैडम ने जो चीज़ बतलाई वो ये बिल्कुल सही बतलाया कि सिकंदर के पहले या मौर्य काल के पहले का जो इतिहास है वो प्री हिस्टोरिकल पीरियड कहलाता है, ऐतिहासिक काल नहीं माना जाता। अच्छा। क्योंकि उसमें विवाद है। और आगे का ऐतिहासिक काल कहलाता है, और आगे का इतिहास क्रमबद्धता से मिलता है। तो ये तो हमने सिकंदर के बारे में कुछ जाना।
और उसके बाद जैसे कि अशोक की हमने बात की थी, तो उनके बारे में कुछ आप चर्चा करें। सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि आगे अशोक के संबंध में कुछ कहें। एक महत्वपूर्ण चीज़ हम ये कहना चाहेंगे कि आज़ादी के बाद भारत ने सारनाथ में जो अशोक चक्र था उसको राष्ट्रीय ध्वज में और गवर्नमेंट करेंसी में त्रिमूर्ति को स्थान दे करके अशोक के लिए इतना बड़ा सम्मान दिया है कि इसके संबंध में एक श्रीनेत्र पांडे हैं, उन्होंने इतना बढ़िया कथन इसके संबंध में कहा है कि इतिहास के विद्यार्थियों के लिए इससे बड़ी प्रेरणा मिलेगी। और जैसा कि लोग जानते हैं कि इतिहास एक साहित्य का एक लिटरेरी पीस है। उन्होंने लिखा है, विश्व के भागीरथ भूपति भूधरों के उत्तुंग शिखरों के मध्य अशोक को गौरीशंकर की गगनचुंबी शिखा ही मानना चाहिए। वह विश्व के राजनीतिक गगन मंडल का देदीप्यमान प्रभाकर है, जिसका अनुपम आलोक अमर रहेगा। धन्य है यह धर्मधुरी धनुर्धर, जिसने अपने धर्म युद्ध से धर्महीनता धूल दूषित कर धर्म विजय की धवल ध्वजा फहराई। और धन्य है धर्मधरा धात्री, जिसने अपने पुनीत पयोधर से पावन पय पान कराकर इस परम पुरुष का पालन पोषण किया। इसी से तो उसके चक्र को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय झंडे में स्थान देकर भारत सरकार भारत की 1 अरब जनता से उसका अभिनंदन करा रही है और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। अशोक को जैसा कि कहा जाता है कि एक महान शासक था। पहली चीज़ तो ये है कि महान हर शासक को नहीं कहा जाता, ना केवल विजेता को महान कहा जाता है, ना धर्म का पालन करने वाले को, ना समाज सुधारक को और न योग्य व्यक्ति को। महान उसे कहा जाता है जिसमें सारे गुणों का एक साथ समावेश हो। और जैसा कि सब जानते हैं कि अशोक को एक महान सम्राट कहा जाता है। अशोक ने अपने विजय के अभियान के द्वारा कलिंग विजय प्राप्त की, साम्राज्य का विस्तार किया, साम्राज्य को संगठित किया, साम्राज्य में शांति सुव्यवस्था स्थापित की। उसने बौद्ध धर्म को अपनाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने अपने पुत्र और पुत्री को भी विदेशों में भेजा। तृतीय बौद्ध संगीति उसने आयोजित की। सामाजिक सुधार किए। आज तो एक बड़ी साधारण सी बात देखने में लगती है, परंतु उस समय की अपन कल्पना करें कि उसने सड़कों का निर्माण कराया, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए, सरायों का निर्माण कराया, कुओं का निर्माण कराया। और खास चीज़ ये कि कलिंग विजय के बाद उसने साम्राज्य विस्तार या राजनीतिक विजय के स्थान पर धर्म विजय प्रारंभ की। तो ये सारे गुण जो है एक साथ हैं, एक योग्य शासक, एक योग्य प्रशासक, एक धर्म प्रचारक, एक सहिष्णु व्यक्ति और सर्वधर्म को मानने वाला, सर्वकुलह की नीति अपनाने वाला व्यक्ति, इसलिए उसको महान कहा जाता है। यानी इतने सारे गुण थे जो अशोक को महान बनाते हैं। सारे गुणों का समावेश था। मैडम शैल, आप इसमें क्या इंक्लूड करना चाहेंगी? अशोक, जैसे कि सर ने बताया, अशोक वास्तव में एक महान शासक था और जो कुछ उसने किया वो कलिंग विजय के बाद ही किया, जिससे वो महान कहलाया। और इसीलिए प्रश्न उठता है कि अशोक का धर्म क्या है, क्योंकि अशोक के धर्म पे बड़ी चर्चा है। अशोक का धर्म क्या है? और इतिहासकारों का, जो अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि उसका ऐसा कोई अलग से मत ही नहीं है। उसका ये मत है कि जो भी राजा में अच्छे गुण होने चाहिए वो सब अगर राजा अपना लेता है तो वही उसका धर्म है। यानी राजधर्म ही अशोक का धर्म था, ऐसा अधिकांश विद्वानों का मत है। और जो कुछ भी उसने किया वो धर्म प्रचार के लिए नई पोस्ट उसने क्रिएट की। धर्म महामात्र के उसने पद बनाए, उसमें महिलाएं भी धर्म महामात्र होती थी। और वो उनके धर्म से तात्पर्य वही जो सब धर्मों के मूल तत्व हैं। अशोक का ऐसा कोई अलग धर्म नहीं था, सब धर्मों के मूल तत्व उसमें शामिल थे और उनका उसने बहुत अधिक प्रचार किया। ये जरूर है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया, सभी धर्मों को प्रोत्साहन दिया, परंतु उसके समय में बौद्ध धर्म बहुत अधिक उन्नति कर रहा था। मध्य प्रदेश से अशोक का विशेष संबंध रहा है। सांची का स्तूप हमको आज भी अशोक की याद दिलाता है। और इसके अलावा अशोक राजा बनने के पहले गवर्नर था और सांची और विदिशा क्षेत्र, अवंती क्षेत्र को संभालता था गवर्नर के रूप में। यहाँ ही उसने एक विवाह भी किया था, जिसके देवी नाम की एक श्रेष्ठी की कन्या से उसने विवाह किया था, जिनकी 2 संतान जो हुई उनको, महेंद्र और संघमित्रा को, उसने बाद में विदेशों में भी प्रचार के लिए भेजा। तो इस प्रकार से अशोक का जो कुछ भी अच्छे काम हो सकते हैं उसे वो अपना धर्म मानता था और उन सब के लिए उसने बहुत सारे अभिलेख, सबसे बड़ी संख्या में अशोक ने अभिलेख खुदवाए, जिन अभिलेखों से सब जनता, क्योंकि प्रेस नहीं थी और कोई प्रचार प्रसार का साधन नहीं था, तो अभिलेखों के माध्यम से उसने अपने इस धर्म का प्रचार किया। तो ये तो हमने प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें की, कुछ विशेष बातें की, और अब कुछ दृष्टि हम सल्तनत कालीन इतिहास जो है उस पर डाल लें। तो श्रीवास्तव जी, इसका क्या महत्व है? प्राचीन काल में जब थल मार्ग से व्यापारी
भारत आने लगे। और जैसा कि अभी मैडम ने बतलाया कि भारत का जो उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश है, जहाँ पर खैबर, बोलन, गोमल, तोची, दर्रे वगैरह हैं, ये हमेशा भारत के लिए विदेशियों द्वारा द्वार का उपयोग होता रहा है। यानी ये जो पासेस हैं, ये विदेशियों के लिए भारत आने के लिए द्वार का काम करते रहे। जब भारत में अरबों का आक्रमण हुआ, महमूद गजनवी के आक्रमण हुए, मोहम्मद गौरी के आक्रमण हुए, इसी संदर्भ में जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया और तराइन के युद्धों में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, तब उसके साथ में एक बड़ी सेना थी और उस सेना में एक कुतुबुद्दीन ऐबक एक उसका गुलाम था। जब मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करके विजय प्राप्त करके वापस चला गया, तब उसने यहाँ का जो इलाका था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए शासन करने के लिए दे दिया। और 1206 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक को विधिवत तरीके से भारत का साम्राज्य चलाने का अधिकार मिल गया, तब से भारत में सल्तनत काल या मुस्लिम शासन काल की शुरुआत हुई। तो सल्तनत काल का सबसे महत्वपूर्ण अंग या उसकी विशेषता ये है कि 1206 से भारत में विधिवत तरीके से विदेशी मुस्लिम शासनकाल शुरू होता है। इसके पहले भारत में हिंदू शासनकाल हुआ करता था। जैसा कि सर ने बताया कि महत्व इसी बात का है कि विदेशी शासन व्यवस्था प्रारंभ होती है और एक गुलाम जो था उसको भारत का इतना बड़ा शासन सौंपा जाता है। और बहुत अच्छी बात यह है कि उसने भी काफी सफलतापूर्वक बचपन से ही उसको इस प्रकार से विश्वास प्राप्त हुआ था कि उसने अच्छी तरह से शासन व्यवस्था प्रारंभ की और भले ही कुछ परिवर्तन आया परंतु शासन व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से भारत में स्थापित। इसके अलावा सल्तनत काल की विशेषताएं अलग से दिखाई देती हैं। एक महत्वपूर्ण विशेषता सल्तनत काल की ये है कि इस समय कोई भी शासन लंबे समय तक नहीं चलता था, अर्थात कोई भी शासक लंबे समय तक शासन नहीं कर सका और न ही एक वंश लंबे समय तक शासन कर सका। उसका कारण ये है, और जो मुस्लिम शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता भी है, कि यहाँ पर उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं हुआ करता था और राजा की मृत्यु के बाद या राजा कमजोर है तो जिसकी तलवार में ताकत होती थी वह गद्दी पर बैठ जाता था। और यही कारण है कि गुलाम वंश में 6-7 शासक हुए। गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश शुरू हुआ, उसके बाद में तुगलक वंश, उसके बाद में सैयद वंश, उसके बाद में लोधी वंश। यानी 1206 से लेकर 1526 के बीच में 5 राजवंश बदले गए यहाँ पर। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस युग में उलेमा वर्ग अर्थात बुद्धिमानों का वर्ग, वास्तव में ये उलेमा वर्ग था, ये हजरत मोहम्मद ने जहाँ इस्लाम धर्म की स्थापना की थी अरब में, वहाँ पर उनकी एक संस्था हुआ करती थी बुद्धिजीवियों की, जिसको उलेमा वर्ग कहा जाता था। उसी पैटर्न पर क्योंकि भारत में जब मुस्लिम शासन प्रारंभ हुआ तो इनका स्रोत, इनके प्रेरणा स्रोत सब इस्लाम धर्म के जो उद्गम स्रोत हैं वही हैं। और जैसा कि इस संबंध में एक खास महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मुस्लिम्स भारत में आए थे तो उनके प्रमुख उद्देश्य थे इस्लाम धर्म का प्रचार करना, दूसरा था भारत में धन प्राप्त करना भारत से, और तीसरा था साम्राज्य विस्तार। तो ये जो सल्तनत युग था इसमें कौन कौन से प्रमुख शासक हुए हैं? सल्तनत युग में कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा इल्तुतमिश है, बलबन है, रजिया बेगम है, जलालुद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन है, गियासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है। उसके बाद में फिर छोटे छोटे फिर विखंडन का समय शुरू होता है। सैयद वंश है, उसमें छोटे छोटे शासक हैं, लोधी वंश में इब्राहिम लोधी वगैरह हैं, और वो इतने कमजोर थे कि फिर मुगलों ने देश पर आक्रमण किया और बाबर को सफलता मिली और फिर मुगल काल शुरू हो गया। तो खास जो प्रमुख हैं। और इस बीच एक श्रोता टेलीफोन लाइन पर हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो सर, ये जानना चाहते थे कि वैसे तो तमाम शासन जो हुआ है और शासक आए हैं बड़े महान हुए हैं, लेकिन सिकंदर को महान शासक कहा गया है, ये अन्य शासकों के से अलग किस रूप में था? कुछ खास इसकी विशेषताएं क्या थी? हाँ, मतलब अन्य शासकों से वैसे समुद्रगुप्त थे और भी थे, लेकिन सिकंदर बिल्कुल अलग हटके क्यों था? इसलिए पहली चीज तो ये है कि सबसे पहला भारत के संबंध में एक वह शासक था जिसने विश्व विजेता का स्वप्न देखा था और काफी लंबी यात्रा करके भारत आया था। इसके पहले इतनी बड़ी दूरी से इतनी बड़ी सेना को लेकर भारत में आकर के आक्रमण किया और लूट मार करके चला गया हो, ये बात निश्चित है कि इसके पहले भी भारत में विदेशी जातियां आईं। आर्यों के संबंध में कई तरह की विचारधाराएं हैं, परंतु एक शासक एक सेना के साथ में एक शक्ति का प्रदर्शन करके भारत को पराजित करके चला गया। तो इसलिए हालांकि भारत में उसको महान भारत के दृष्टिकोण से नहीं कहा जाएगा, परंतु अपने देश के दृष्टिकोण से उसको सिकंदर महान कहा जाता है, क्योंकि भारत में तो रहा ही नहीं, बड़े भारत पर विजय प्राप्त करके और वापस चला गया। तो डॉक्टर साहब, क्या इसको विश्व विजेता कह सकते हैं? ऐतिहासिक पुरुष के रूप में इसको जाना जा सकता है, विश्व को जीतने वाला? हाँ, नहीं, ऐसा है कि विश्व विजेता तो नहीं कहा जा सकता उसको। विश्व विजेता का उसने प्रयास किया था। अब जैसे नेपोलियन है, उसको भी विश्व विजेता नहीं कहा जा सकता, हालांकि यूरोप के अधिकांश हिस्से पर उसने अधिकार कर लिया था, तो संपूर्ण विश्व पर तो कोई अधिकार नहीं कर पाया।
परंतु एक आम तौर पर यह कह दिया जाता है कि उसने कई देशों पर अधिकार किया तो विश्व विजेता है। जैसे कि विश्व युद्ध है, अब सारे विश्व के देशों ने भाग तो नहीं लिया उसमें, कुछ ही देशों ने लिया, कई देशों ने लिया, तो उसको विश्व युद्ध कहने लगे। तो उम्मीद है अर्जुन जी की बात का समाधान हो गया होगा। तो सल्तनत युग की प्रमुख विशेषताओं पर हम चर्चा कर रहे थे। हाँ, एक जो विशेषता बात कर रहे थे कि उलेमाओं का प्रभाव रहा, वो इसलिए भी कि संपूर्ण सल्तनत काल का जो शासन है वो धर्म प्रभावित शासन था। अच्छा। और जो इस समय शासक हुआ करते थे वो अपने खलीफा जो कि टर्की में रहता था, उनका धर्म गुरु, उसके निर्देशों या कुरान के नियमों को आधार मानकर शासन करते थे। और यही कारण है कि सल्तनत काल में राज दरबार में ये जो उलेमा वर्ग था उसका महत्वपूर्ण स्थान था। सल्तनत काल जो था उसके पतन के प्रमुख कारण क्या थे? देखिए, जब पतन की बात आती है तो ये तो प्रकृति का नियम है कि दिन के बाद रात आती है, रात्रि के बाद सुबह आता है, जन्म होता है, मृत्यु होती है, इसी प्रकार उत्थान होता है, पतन होता है। परंतु इतिहासकार या हम सब लोग उस पतन के लिए कुछ सहायक परिस्थितियों को काउंट करने लगते हैं कि इन कारणों से इसका पतन हो जी। और निश्चित ही इसके कुछ महत्वपूर्ण पतन के कारण हैं। एक, जैसा कि शुरू में हमने आपको बताया था, कई साम्राज्यों के पतन के कारण समान हैं। और इसलिए छात्रों ने यदि एक साम्राज्य के पतन के कारणों का अध्ययन कर लिया तो निश्चित है कि वो दूसरे उनको अध्ययन करने में उनको परेशानी नहीं जाएगी। जैसे कि योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव, ये तो हर परिवार में भी होता है कि हर पुत्र या लड़का तो योग्य होता नहीं है। इसी प्रकार हर शासक, उसके हर बच्चे योग्य हों, यही कोई जरूरी नहीं। तो हर साम्राज्य के पतन में एक होता है योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव। फिर ये होता है कि जो अंतिम शासक है वो संकालू प्रवृत्ति का है, अपने उत्तराधिकारियों को प्रशासन की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे पाता है। इसके अलावा किसी से युद्ध हुआ, उससे पराजित हो गए, जैसे कि मुगल काल शुरू हुआ, बाबर ने आक्रमण किया, मुगल शासकों ने सत्या हत्या ली, तो सल्तनत काल का पतन हो गया। संक्षेप में कारण थोड़ा सा बताएं। तो ये है कि जिससे पराजय हुआ है वो शक्ति साधन संपन्न था, उसकी सेना मजबूत थी, उसमें उत्साह ज़्यादा था। तो भारत में जो इस्लाम धर्म के आधारित शासन था, स्वाभाविक के हिंदू उनसे नाराज थे। कुछ इन शासकों ने हिंदू विरोधी नीतियां भी अपनाई। तो जिस देश में जिस धर्म की को मानने वाली बहुसंख्यक जनता है, यदि उसकी उपेक्षा की जाती है तो वही भी एक पतन का कारण है। तो श्रीवास्तव जी और प्रोफेसर श्याल प्रधान, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और प्राचीन और सल्तनत कालीन जो इतिहास है उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रेडियो काउंसलिंग श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम प्राचीन और सल्तनत कालीन इतिहास। ये कार्यक्रम बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए पेश किया गया। विशेषज्ञ थे डॉक्टर BK श्रीवास्तव और डॉक्टर शैलेंद्र प्रधान। उनसे बात कर रहे थे संजय श्रीवास्तव। उद्घोषक थे डॉक्टर कौशल शर्मा और कार्यक्रम का निर्देशन किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया।